नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज की वो महिला सिपाही जिसकी काबिलियत और संघर्ष की गूंज लंदन की संसद तक पहुंची थी। कैप्टन लक्ष्मी सहगल, जो कि आज़ाद हिंद फौज के वुमेन विंग की कैप्टन थी। आखिर वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से कैसे मिली और कैसे आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा बनी। इस कहानी की शुरुआत हुई जब मई 1942 के आखिरी दिनों से बोस ने बर्लिन को छोड़कर एशिया की तरफ अपना रुख करने के रास्ते तलाशे, क्योंकि फरवरी में एक महत्वपूर्ण जंग में स्टालिनग्राड में जर्मनी को सोवियत यूनियन के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। ये हार जर्मनी के मिलिट्री के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी अब ऐसी उम्मीदें बहुत कम थी कि जर्मनी अब अंग्रेजों के खिलाफ इस लड़ाई में भारत का साथ दे पाएगा। वहीं दूसरी तरफ जापान ने ब्रिटिश को हराकर सिंगापुर अपने कब्जे में ले लिया था। सिंगापुर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा गढ़ था ब्रिटिश का, लेकिन जापान ने 15 फरवरी 1942 को ब्रिटिश सेना को शिकस्त देकर सिंगापुर अपने कब्जे में कर लिया था। ये हार ब्रिटिश सेना के इतिहास में एक बहुत बड़ी हार के रूप में दर्ज हुई थी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यह उम्मीद थी कि अब जापान का आत्मविश्वास और साहस इस लड़ाई में बहुत काम आएगा और साथ ही सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का बेस बनाने से वो भारत के ज़्यादा नज़दीक रहेंगे। बोस सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज को तैयार करना चालू कर देते हैं और लगभग उसी समय लक्ष्मी सहगल कुछ निजी कारणों की वजह से भारत सिंगापुर शिफ्ट हो गई थी। सहगल मद्रास में पैदा हुई थी और वहीं पली बड़ी थी। 1948 में उन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज से MBBS की और वह चाहती थी कि भारतीय सेना की मेडिकल यूनिट में उन्हें नियुक्ति मिल जाए, लेकिन 1 साल तक इंतजार करने के बावजूद भी उन्हें वहां जगह नहीं मिल पाई। इसके चलते उन्होंने अब सिंगापुर में क्लिनिक खोलने का तय किया था। वो शुरू से ही कई ब्रिटिश विरोधी आंदोलनों के लिए मुखरता से बोलती रही हैं, तो उनकी मां S स्वामीनाथन ने भी कांग्रेस की सदस्य रहते हुए कई एंटी ब्रिटिश मूवमेंट्स में हिस्सा लिया था। एक दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर के पाडंग शहर में आए हुए थे, जहां उन्हें आज़ाद हिंद फौज के 12,000 सैनिकों का संबोधन करना था। सुभाष चंद्र बोस के आने की खबर शहर के हर गली मोहल्ले में फैल गई थी। लक्ष्मी सहगल अपनी क्लिनिक में व्यस्त थी और उन्हें उनके एक पेशेंट ने बताया कि आज सुभाष चंद्र बोस 5 बजे फौजियों का संबोधन करेंगे। ये खबर सुनकर उन्हें बहुत अचंभा हुआ और खुशी भी हुई, क्योंकि उन्होंने भारत में रहते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत कुछ सुना था। सहगल ने तय किया कि वो बोस को देखने और उनके भाषण को सुनने का ये मौका नहीं गंवा सकती, इसलिए उन्होंने उस दिन दोपहर को 3 बजे ही अपना क्लिनिक बंद कर दिया और बोस की सभा में शामिल होने निकल गई। वहाँ सभा का माहौल बहुत जोशीला था और नेताजी ने हमेशा की तरह अपने शब्द बड़े आक्रामक अंदाज में रखे। बोस ने इस बीच एक चौंकाने वाला ऐलान किया, जिससे लक्ष्मी सहगल बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने का निर्णय कर लिया। बोस ने कहा, आज़ादी की लड़ाई में सिर्फ पुरुषों का ही नहीं बल्कि महिलाओं का भी योगदान होना चाहिए। हमारे आज़ाद हिंद फौज को तभी पूरा माना जाएगा जब हमारे पास वीर महिला योद्धा भी शामिल होंगी। मुझे एक महिला रेजिमेंट बनाने का सपना है, जिसे रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट के नाम से जाना जाएगा, जो रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को समर्पित होगा। ये बात डॉक्टर लक्ष्मी के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही और उन्होंने इस रेजिमेंट को बनाने की ठानी। सभा खत्म होते ही डॉक्टर लक्ष्मी सुभाष चंद्र बोस से मिलने पहुंच गई। डॉक्टर लक्ष्मी ने बोस को अपना परिचय दिया और बताया कि वो भी चाहती हैं कि आज़ादी की इस लड़ाई में महिलाओं की भी एक सेना बने और वो इसमें अपना सहयोग देना चाहती हैं। सुभाष चंद्र बोस को लक्ष्मी सहगल का आज़ादी की लड़ाई के लिए जोश बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आमतौर पर महिलाओं की दिलचस्पी कम होती है। बोस ने डॉक्टर लक्ष्मी को कहा कि आप आज से ही आज़ाद हिंद फौज की सैनिक हैं, और उन्होंने उनकी मुलाकात अतवर येलप्पा से करवाई, जो कि एक साउथ इंडियन बैरिस्टर थे और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के सिंगापुर ब्रांच के चेयरमैन थे। बोस ने येलप्पा को कहा कि आप डॉक्टर लक्ष्मी के साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ने की रणनीति बनाएं। डॉक्टर लक्ष्मी खूब लगन से इस काम में लग गई और सबके दरवाजे जा जाकर महिलाओं को आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा बनाने की कोशिश की। हालांकि पहले महीने वो सिर्फ 20 महिलाओं को ही अपने साथ जुटा पाई। डॉक्टर लक्ष्मी ने येलप्पा से सलाह लेकर तय किया कि वो सबके दरवाजे जाना बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, हमारे पास इतना समय नहीं है। इसलिए उन्होंने एजेंसीज के जरिए नेताजी के भाषणों और उनके उद्देश्य का प्रचार प्रसार करवाना शुरू करवाया। डॉक्टर लक्ष्मी ने सिर्फ सिंगापुर ही नहीं बल्कि माल्या के भी अलग अलग हिस्सों में जाकर आज़ाद हिंद फौज का प्रचार किया,
जिससे कई महिलाएं प्रेरित हुई और लगभग 4-5 महीनों में ही हजारों की संख्याओं में महिलाएं इस लड़ाई में जुड़ चुकी थी। जिसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने औपचारिक तौर पर रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट के स्थापना की घोषणा की और डॉक्टर लक्ष्मी सहगल को इस रेजिमेंट का कमांडर बनाया, जिसके बाद से उन्हें बोला जाता था कैप्टन लक्ष्मी सहगल। रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट एक नई यूनिट बन गई थी, जिसकी ट्रेनिंग की शुरुआत माल्या में होनी थी, जो आज के समय का मलेशिया है। लेकिन इस नई यूनिट को ट्रेनिंग के लिए कैंप्स और बैरक्स की सख्त ज़रूरत थी, जिसके लिए आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों ने जापान से मदद मांगी, लेकिन जापान की सेना ने रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट का विरोध किया। उनके कमांडर जनरल रेनिया मुताजकी का मानना था कि क्या इतने बड़े युद्ध में एक महिलाओं की सेना जो अभी अभी बनी हो, क्या वो वास्तव में लड़ाई कर भी सकती है। लक्ष्मी सहगल ने अपनी किताब अ रिवॉल्यूशनरी लाइफ में बताया है कि जापान की सेना हमारी तरफ देखती भी नहीं थी। उन्हें लगता था कि इन पर ध्यान देना बस समय की बर्बादी होगी। हालांकि 1 महीने की नेगोशिएशंस के बाद जापान ने रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट की ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी संसाधन मुहैया करवा दिए, लेकिन ट्रेनिंग में कोई खास मदद नहीं की। करीब 8 महीने की ट्रेनिंग के बाद रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट को तैयार कर दिया गया था युद्ध में हिस्सा लेने के लिए। आईएनए की फौज पहले ही बर्मा को रवाना हो गई थी और मार्च 1944 में नेताजी ने ऐलान कर दिया था कि जंग का समय शुरू हो गया है। जापानी सेना हमसे आगे चलेगी और मणिपुर में बैटल ऑफ इम्फाल को अंजाम देगी। इसलिए अब रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट की भी सभी महिला सिपाहियों को बर्मा की तरफ आगे बढ़ना होगा। अप्रैल में रंगून में स्थित रानी रेजिमेंट ने बर्मा के एक शहर मेमियो की तरफ अपना सफर शुरू कर दिया, जो कि करीब 600 मील उत्तर में था। वहां आईएनए ने जापानी सेना के साथ मिलकर अपना एक बेस पहले ही बना लिया था। लक्ष्मी ने अपनी महिला सिपाहियों के साथ 15 अप्रैल को रंगून से मेमियो के लिए 2 ऑफिसर के साथ एक ट्रक कॉन्वॉय में निकल पड़ी। मेमियो में सभी महिला सिपाहियों को एक स्कूल की बिल्डिंग में बैरक्स बनाकर ठहराया गया। उन्हें यहाँ बिताए 2 दिन भी नहीं हुए थे और ब्रिटिश विमानों ने 29 अप्रैल की रात को अचानक से बम बरसा दिए, जिसमें एक महिला सिपाही दूसरी तरफ भागती और शहीद हो गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जब ये बात पता चली, उन्होंने कड़े शब्दों में आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों को बताया कि अब हम जंग में आ चुके हैं और ऐसी और शहादतें भी होंगी। ब्रिटिश और अमेरिकन विमान लगातार उनके ऊपर मंडरा रहे थे। जापानियों ने सभी रेलगाड़ियों को जमीन पर ढकेल कर बिखरा दिया था, ताकि आसमान से लगे कि नीचे सब कुछ तहस महस हो गया है। हर रोज अलग अलग ट्रेन बदलकर कैप्टन लक्ष्मी और उनकी फौज मई के अंत तक बैंकॉक पहुंच जाती है। आज़ाद हिंद फौज से लक्ष्मी को निर्देश था कि खतरा टलने तक यहीं रुका जाए। जून में रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट फिर से चलना शुरू करती है और आखिरकार 28 जून को वो बर्मा के एक बॉर्डर रंगून पहुंच जाते हैं, जहां आज़ाद हिंद फौज ने अपना बेस बना रखा था। इस समय जापान और आज़ाद हिंद फौज की फ्रंट सेना पहले ही मणिपुर की कैपिटल इम्फाल में जंग लड़ रही थी और प्लान यही था कि बर्मा से धीरे धीरे फौजी इम्फाल की ओर भेजे जाएंगे। लेकिन जब तक कैप्टन लक्ष्मी की इम्फाल जाने की बारी आती है, तब तक खबर आती है कि जापान की सेना ने इम्फाल से वापस जाने का फैसला ले लिया है। 10 जुलाई 1944 को जापानी सेना नेताजी सुभाष चंद्र बोस को संदेश भेजती है कि आर्मी की पोजीशन को अब डिफेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो चुकी है और ब्रिटिश ने खाने की सप्लाई लाइंस पर हमला कर दिया है और हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं है। इम्फाल का अटैक फेल होने के बाद जापानीज और आईएनए की सेना मार्च करके वापस बर्मा आ जाते हैं, लेकिन ब्रिटिश सेना उन्हें इतने आसानी से लौटने नहीं देती। जब ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट को यह पता चलता है कि जापान की सेना इम्फाल से रिट्रेट कर रही है, तो सरकार फैसला करती है कि यह सही समय है जापान और आईएनए के फौजियों को बंदी बनाकर बर्मा पर वापस से ब्रिटिश का कब्जा बनाया जाए। जापान के प्रधानमंत्री को जब इस बारे में पता चलता है, तो वो पैसिफिक ओशन में तैनात जापान की सेना को बर्मा भिजवा देते हैं, जिससे कुछ महीनों के लिए तो बर्मा में जापान अपनी आर्मी पोजीशन डिफेंड कर लेता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। दिसंबर 1944 में रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट को ब्रिटिश सेना से एक बहुत बड़े हमले का सामना करना पड़ता है। जब कैप्टन लक्ष्मी और रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट जापान के कुछ फौजियों के साथ रंगून का बेस खाली कर ट्रेन पकड़कर बैंकॉक जा रही थी, तभी रास्ते में ब्रिटिश सेना ने ट्रेन पर गोली बरसानी शुरू कर दी।
लक्ष्मी सहगल ने अपनी राइफल उठाकर ट्रेन के कंपार्टमेंट की खिड़की से हमला किया और उन्होंने पहली बार इकट्ठे 7-8 ब्रिटिश जवानों को गोली मारकर घायल कर दिया। ब्रिटिश के इस हमले से रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट की 2 महिला सिपाहियों की जान चली गई, जो कि लक्ष्मी सहगल की एक बहुत अच्छी दोस्त भी थी। कैप्टन लक्ष्मी की इस फायरिंग को देखकर जापान के एक कमांडर ने लक्ष्मी से कहा, "यू शुड हैव बीन देयर इन इम्फाल वॉर।" इस हमले में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के हेड येलप्पा को काफ़ी चोट आई थी। कैप्टन लक्ष्मी और बाकी फौजियों ने येलप्पा को पास के एक शहर ताउंजी के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया। इस शहर में काफ़ी बड़ी भारतीय आबादी भी रहती थी, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज को शेल्टर दिया। 3 दिन बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस येलप्पा को देखने ताउंजी के अस्पताल आते हैं और यह आखिरी बार होता है जब कैप्टन लक्ष्मी सहगल नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिलती हैं। नेताजी लक्ष्मी को कहते हैं कि येलप्पा की हालत ठीक होते ही तुम सभी धीरे धीरे बर्मा से बाहर निकल जाना। जनवरी 1945 के अंत तक रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट वापस बैंकॉक जाने लगते हैं। इस बार वो पैदल जाने का ही फैसला करते हैं क्योंकि ट्रेन में जाने पर काफ़ी खतरा है। लेकिन कुछ ही दिन बाद एक गांव की खाली झोपड़ी में वो रुके हुए थे और आधी रात को ब्रिटिशर्स उस जगह बम गिरवा देते हैं। कैप्टन लक्ष्मी और बाकी महिला सिपाही और आईएनए के कुछ जवान जो उनके साथ थे वो वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन येलप्पा नहीं भाग पाते क्योंकि उन्हें चोट लगी हुई थी। और थोड़ी ही देर में उस गांव के आदिवासी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के हेड अवतार येलप्पा को जिंदा जला देते हैं। कैप्टन लक्ष्मी और उनकी टीम भी ज़्यादा देर तक भाग नहीं पाती हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स को उनकी लोकेशन की लीड मिल गई थी। सुबह होती है कि लेफ्टिनेंट कर्नल एडगर पिकॉक, जो कि बर्मा में ब्रिटिश आर्मी के फॉरेस्ट कंजर्वेटर थे, उनकी अगुवाई में ब्रिटिश सेना कैप्टन लक्ष्मी सहगल और बाकी महिला सिपाहियों और उनके साथ मौजूद आईएनए के जवानों को चारों तरफ से घेर लेती है, जिसके चलते उन्हें आखिरकार सरेंडर करना पड़ता है। ब्रिटिश सेना रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट की सभी महिलाओं को हिरासत में लेकर रंगून ले जाती है। कैप्टन लक्ष्मी सहगल को करीब 1 साल तक वहां हाउस अरेस्ट में रखा जाता है। इसी बीच अगस्त 1945 में यह खबर आती है कि ताइवान जाते वक्त एक प्लेन क्रैश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई है। कैप्टन लक्ष्मी को ज़रा भी यकीन नहीं हो रहा था। उनके लिए यह खबर इस पूरी लड़ाई के अंत की तरह था। लक्ष्मी सहगल को मार्च 1946 में एक ब्रिटिश ऑफिसर द्वारा वापस इंडिया ले जाया जाता है क्योंकि दिल्ली में आईएनए के ट्रायल्स शुरू होने वाले थे, जिसमें कैप्टन लक्ष्मी सहगल पूरी तरह से निर्दोष साबित होती हैं। लक्ष्मी सहगल 1947 में भारत की आज़ादी के बाद भारत में ही रहती हैं और कानपुर में क्लिनिक खोल लेती हैं जहां गरीबों का फ्री में इलाज किया जाता है। साल 1971 में वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ज्वाइन कर लेती हैं और राज्यसभा की सांसद बनती हैं। बाद में साल 1958 में भारत सरकार लक्ष्मी सहगल को पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित करती है।